अजय कुमार, अरे जी की जो सर। कहाँ थे तुम इतने दिनों से? सर घर ही थे। क्यों, क्या हो गया था? सर कुछ भी नहीं, बस थोड़ा काम उम था ज्यादा घर पर। अरे अब लॉकडाउन में तुम्हारा कौन सा काम चल रहा है? अरे सर इसी समय तो हो गए हैं खेतों का काम। अच्छा, हाँ, तुम्हें चिंता नहीं है अपने एनटीपीसी की? सर चिंता है जब भी तो आ गए। अब जो निकल गया उसे कैसे करोगे? यूट्यूब से कर लो, अब तो यूट्यूब पे आ ही रहा है सब कुछ। अरे ना सर यूट्यूब से न करेंगे। अरे क्यों नहीं? अरे अपना यूट्यूब भी तो है। हाँ सर वो यूट्यूब देख। तो शाम को पड़ जाती है यूट्यूब पर, सेम यही वीडियो। कर लो कवर जो निकल गई है क्लास से। सर पीछे की कर लेंगे, ये तो अब लाइव ही लेकर रहेंगे सुबह को। अरे ये लाइव लेते रहो और पीछे का यूट्यूब से कर लो जो निकल गया। जी सर। और यूट्यूब से एक फायदा और भी है, यहाँ जैसे जल्दी में कहीं निकल गया कुछ तो दोबारा से देख लो यूट्यूब को, आगे पीछे कर करके बार बार देख लो, नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं, उन्हीं को बार बार आगे पीछे देखते रहो। सर सारी रिवीजन, वीडियो होंगी पीछे की तो। सब टोटल वीडियो है। ठीक है सर। कौन से वाले चैनल पे है मालूम है? सर नौकरी, रन एफिशिएंसी पे होंगी। नहीं नहीं उस पे नहीं है ये वीडियो। नौकरी एक जिद, सर्च करोगे नौकरी एक जिद, अच्छा केसीजी नौकरी एक सर्च जी। करोगे तो भी आ जाएंगी वीडियो। नौकरी एक जिद से करोगे तो भी आ जाएंगी, केसीजी किरण लाइव से भी आ जाएंगी। ठीक है सर केसीजी जी। किरण लाइव डाल, अपवर्तन तक कर लिया था, लाइट में अपवर्तन तक कर लिया था। आज हम लाइट में और आगे बढ़ते हैं। प्रकाश में अगला टॉपिक लेते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नाम से पता लग रहा है पूरा परावर्तन हो जाएगा, 100% परावर्तन इसमें देखने को मिलेगा। इसको बोल सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 100% परावर्तन, लेकिन इसके लिए दो शर्त है। ये दो शर्त जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। पहली शर्त है कि जो प्रकाश की किरण है वो किधर से किधर जानी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। सघन जैसे कि कांच हो गया, विरल वायु हो गई, तो कांच से वायु में जाए, सघन से विरल में जानी चाहिए। सघन का मतलब हो गया ज्यादा अपवर्तनांक। ये भी कह सकते हैं कि ज्यादा अपवर्तनांक वाले द्रव से कम अपवर्तनांक वाले द्रव में या माध्यम में जानी चाहिए। विरल का मतलब कम अपवर्तनांक। पहली शर्त पूरी करेगा तभी ऐसा होगा। और दूसरी शर्त है कि जो क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण से ज्यादा आपतन कोण होना चाहिए। आपतन कोण उसका क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। कहेंगे क्रांतिक कोण कितना होता है, तो हर माध्यम का क्रांतिक कोण अलग अलग होता है। जैसे कि एक आध का क्रांतिक कोण करके देखते हैं। पानी का 48.5 डिग्री होता है। हीरे का सबसे कम होता है, हीरे का 24.41 डिग्री होता है क्रांतिक कोण। ये फिक्स है क्रांतिक कोण, कि किसी का क्रांतिक कोण कितना होगा ये बिल्कुल फिक्स होगा। तो क्रांतिक कोण जितना कम होगा उतना ही उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के चांस ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां आसानी से
आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा। 24.41 होता है हीरे का सबसे कम होता है, इसलिए हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन सबसे ज्यादा होता है। होगा क्या, जब भी प्रकाश की किरण इस तरह से आएगी, मान लिया कि ये सघन से विरल में आ रही है, ये माध्यम सघन है और ये माध्यम विरल है। विरल में आपने पानी ले लिया, सघन में कांच ले लिया। सघन से विरल में आ रही है तो हमें मालूम है कि जो अभिलंब है, इस अभिलंब से जो प्रकाश की किरण आ रही है जितने डिग्री पर भी, वो सीधी जानी चाहिए थी पार निकल करके, क्योंकि पार निकल के जानी चाहिए थी, लेकिन अपवर्तन के नियम से चूंकि विरल में जा रही है इसलिए अविलंब से दूर हटेगी। इस अविलंब से दूर हटेगी, अविलंब से दूर हटेगी क्योंकि विरल में जा रही है। अगर ये सघन में जा रही होती तो अविलंब के पास आती, तो इसलिए शर्त थी कि विरल में जानी चाहिए ताकि अविलंब से दूर हट सके। अगर हम इस आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो ये और हट जाएगी, इसको और बढ़ा दें तो ये और हट जाएगी, इसको और बढ़ा दें, जैसे ही क्रांतिक कोण से ये ज्यादा होता है आपतन कोण का मान, तो एकदम से ये अपने ही माध्यम में लौट आती है। कह सकते हैं कि यहां पर 100% परावर्तन हो जाता है। इस कंडीशन में 100% परावर्तन हो जाता है और इस स्थिति में आप देखेंगे कि ये जो अपवर्तन कोण है, ये R, ये तो है I आपतन कोण, अपवर्तन कोण R का मान कितना हो जाएगा। हर हालत में अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, तभी तो अपने माध्यम में लौटेगी। ये 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री तो यहां तक बनता, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में दो शर्त फॉलो करने पर R का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, कह सकते हैं अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब है प्रकाश की किरण अपने माध्यम में पूर्ण रूप से वापस आ जाना। लेकिन ये कब होगा ऐसा 100% वापस आ जाना, ऐसा कब होगा जब ये दो शर्त फॉलो की जाएंगी। जब ये दो शर्त फॉलो होंगी तो उस कंडीशन में अपवर्तन कोण का मान हर हालत में 90 डिग्री से ज्यादा होगा, यानी प्रकाश पूरी तरह से अपने माध्यम में लौट आएगा। अब इस तरह के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। सबसे पहला हीरे में चमक। हीरे में जो चमक होती है उसका कारण यही है, चूंकि हीरे का क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है। सबसे पहली वजह है इसका क्रांतिक कोण बहुत कम होता है, सबसे कम होता है। क्रांतिक कोण न्यूनतम होने की वजह से, मात्र 24.41 होने की वजह से, इनको बार बार बोलेंगे तो ये बिल्कुल हमारे जेहन में धस जाएगा। बार बार बोलिए 24.41, कई तरीके से बोलिए 24.41, कई तरीके से बोलेंगे तो ज्यादा बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। लेकिन देखा है आपने, हर तरह का हीरा नहीं चमकता, हर हीरा नहीं चमकता, केवल विशेष रूप से तरासे हुए। जैसे ही विशेष रूप से तरासे हुए हीरे होते हैं तो उसके अंदर, जब विशेष रूप से तरासा हुआ जो हीरा होता है उसके अंदर जैसे ही प्रकाश की किरण अंदर एंटर करती है तो वो एंटर करते ही उसमें बार 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 परावर्तित होती है। पहले बार बार परावर्तित होती है। बार बार परावर्तन होने से क्या होगा,
यानी इसके अंदर जो घटना होगी बार बार परावर्तन की होगी। पहले बार बार परावर्तन होते होते किसी एक जगह पर, एक पॉइंट पर, जैसे कि इस वाले पॉइंट पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। किसी एक बिंदु पर जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट हर एंगल से भी नहीं चमकता है हीरा, वो पॉइंट जहां पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, यानी इसके 24.41 से अधिक हो जाता है, जिस जगह पर, वहां से एकदम से ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से वो एंगल पर एकदम अलग चमक दिखाई देती है। तो हीरा, ना तो हर हीरा चमकता है, सिर्फ विशेष रूप से तराशे हुए हीरे ही चमकते हैं, हर एंगल से भी नहीं चमकता है। हीरा सिर्फ एक विशेष एंगल पर ही चमक देता है। विशेष एंगल कौन सा होता है? अंदर बार बार परावर्तन होता है, बार बार परावर्तन होता है, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहां पर आपतन कोण का मान उसके क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है, तो उस पॉइंट पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की वजह से हीरे में विशेष चमक हो जाती है। ये हो गया हीरे में चमक। दूसरा लेते हैं इसमें एग्जाम्पल, मृग मरीच का। मृग मरीच का भी कह सकते हैं। दोपहर में रोड पर बारिश का पानी दिखाई देता है, ये भी कारण यही है। क्या होता है? जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है रेगिस्तान में, रेगिस्तान की जमीन पर जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो रेगिस्तान की जो नीचे की सतह है वो गर्म हो जाती है। नीचे की जो रेत है वो रेत गर्म होने लगती है जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है। रेत गर्म होने से जो वायुमंडल की परतें हैं वो वायुमंडल की परतें भी गर्म होने लगती हैं। नीचे की परत गर्म होती है, इसकी अपेक्षा ऊपर की परत ठंडी होती है। गर्म होने से ये विरल हो जाती है और ऊपर की परत सघन हो जाती है। तो जो भी प्रकाश की किरण आ रही होती है यहाँ पर, तो वो प्रकाश की किरण यहाँ पर जैसे आती है तो ये अविलंब से जैसे ही आती है यहाँ पर, चूंकि सघन से विरल में जा रही है तो अविलंब से दूर हटेगी, दूर हटेगी, दूर हटेगी और हटते हटते यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर कोई अगर पेड़ खड़ा है इस जगह पर, और यहाँ पर कोई व्यक्ति है या कोई भी यहाँ पर जानवर है, वो देखता है इस जगह पर उसे इस पेड़ की छाया नजर आती है, इस पेड़ की छाया नजर आती है। तो छाया नजर आने से वो समझता है कि यहाँ पर पानी है, जबकि वो वहां पास जाके देखता है वहां कुछ नहीं होता है, सिर्फ मरीच का हो रही होती है। तो मरीच का होने का कारण क्या है कि रेगिस्तान में रेत गर्म होने से वायुमंडल की नीचे की परत गर्म होकर के विरल हो जाती है, अपेक्षाकृत ऊपर की परत ठंडी और सघन होती है, जिस वजह से यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाती है और मृग मरीच का होती है। ऐसे ही रोड पर होता है। चटका हुआ कांच विशेष चमक देता है, वो भी यही कारण है। जहां चटक जाता है, अंदर से चटकन आ गई, तो वहां पर हमें एकदम से चमक सी पैदा होती है। परख नली डूबा दें, परख नली का डूबा भाग हमें ज्यादा चमकदार दिखाई देता है, वो भी कारण यही है। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ऑप्टिक फाइबर। ऑप्टिक फाइबर, आजकल ऑप्टिक फाइबर की लाइन डाली जा रही है टेलीफोन लाइन में या इंटरनेट की लाइन है, हमारे माउस में ऑप्टिक फाइबर लाइन यूज की जाती है। ऑप्टिक फाइबर या इसको कह सकते हैं प्रकाशिक तंतु।
ये क्या है? प्रकाशिक तंतु। एक तार होता है इसमें, और इस तार में जैसे ही हम करंट भेजते हैं तो वो करंट इसमें, चूंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा होता है, तो यहाँ पर ये जैसे ही माध्यम को पार करेगी तो अपने रास्ते से मुड़ जाता है, प्रकाश मुड़ जाता है, फिर यह बार बार परावर्तन होता रहता है और ये सिग्नल आगे बढ़ता रहता है, ये सिग्नल आगे बढ़ता रहता है इस तरह से। तो ऑप्टिक फाइबर जो काम करता है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ हमारे 2-3 क्वेश्चन और बन जाते हैं कि जो ऑप्टिक फाइबर होता है, ये ऑप्टिक फाइबर बना किसका होता है? तो ये कांच और रेसे का प्रयोग करके इसको तैयार किया जाता है। इससे हमें लाभ क्या है? इससे हमें 2 लाभ होते हैं। एक तो जो सिग्नल होता है वो काफी दूरी तक बिना लॉस किए जा सकता है, बिना कुछ क्षति हुए काफी दूरी तक ये सिग्नल जा सकता है, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये होता है कि चाहे हम इसको मोड़ दें, मुड़ने पर, या इसको दबा दें, दबाने पर, सिग्नल में कोई इफेक्ट नहीं आता, सिग्नल जो करते रहता है। तो ये 2 फायदे हैं हमारे लिए, सिग्नल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक, इसकी एज भी ज्यादा होती है। तीसरा, इसका एज ज्यादा होता है, ज्यादा दिन काम कर पाता है, ये खराब नहीं होता है। तो ये 3 फायदे के लिए इसको यूज किया जाता है। ऑप्टिक फाइबर खास करके स्पीड के लिए प्रयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल और कह सकते हैं, कालिक पुता हुआ गोला। कालिक पुता हुआ गोला चमक देता है, एक विशेष चमक होती है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होती है। तो ये हमारा हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 100% अपने माध्यम में प्रकाश का लौटाना। अच्छा, अब नेक्स्ट लेते हैं बण विक्षेपण। बण विक्षेपण, इसको देखिए, बण विक्षेपण क्या होता है? इसको डिस्पर्सन भी कह सकते हैं। डिस्पर्सन नाम से पता लग रहा है, बिखर जाना, डिस्पर्सन। तो थोड़ा सा पहले प्रिज्म के बारे में देखते हैं। अगर किसी प्रिज्म की बात करें, ये प्रिज्म होता है, ये एक समबाहु त्रिभुज होता है, और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है। कांच का ठोस गोला होता है ये प्रिज्म, तिकोना। तो जब समबाहु त्रिभुज है तो इसका जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, हर एक 60 डिग्री होगा। ऊपर वाले एंगल को प्रिज्म कोण कहा जाता है। तो यहाँ इस चीज की कोई हमारे लिए जरूरत नहीं है, हमें ये देखना है जैसे ही प्रकाश की किरण इसकी एक साइड से एंटर करती है, जैसे कि अगर यहाँ पर अगर हम लंब डाल लें और यहाँ पर किसी प्रकाश की किरण को हम भेजें, तो ये आपतित किरण हो गई। जो भी किरण किसी सतह पर आकर के पड़ती है वो आपतित किरण बोली जाएगी, आई। इसको आई से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ही कोई आपतित किरण कितने भी डिग्री पर एक आती है तो वो सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि इधर माध्यम विरल है और अंदर माध्यम सघन है, कांच है अंदर, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो नहीं होगा इसमें, वहां तो विरल में जानी चाहिए। तो जैसे ही विरल से सघन में जाएगी, अविलंब के पास आएगी।
ये अभिलंब के पास आती है। प्रकाश की किरण अभिलंब के पास को आती है और अभिलंब के पास को जब आएगी तो ये पोजीशन बनेगी, अभिलंब के पास आ गई। वैसे अभिलंब से दूर जाती लेकिन अभिलंब से पास आ गई, तो अभिलंब से पास आने के बाद यहां पर ये टकराई। ये क्या हो गया, ये विचलन कोण हो गया। ये जो इतनी विचलित हो गई, ये विचलन कोण हो गया इसका। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, विचलन कोण। जिस रास्ते पर जा रही थी उस रास्ते से जितनी विचलित हो गई, चाहे इधर को विचलित हो गई और चाहे इधर को विचलित हो गई। अगर ये विरल होता तो इधर को दूर को विचलित होती, लेकिन सघन है इसलिए पास को विचलित हुई। तो किधर को भी हो, जितने डिग्री का कोण यहां से जिस रास्ते में जाना चाहिए था उस रास्ते से बनेगा, वो विचलन कोण होगा। तो यह विचलन कोण की बात हम न्यूमेरिकल में करेंगे कैलकुलेशन के हिसाब से। जैसे ही ये दूसरी सतह पर जब पहुंचती है तो इसके लिए अभिलंब ये हो गया, इस वाली सतह के लिए, और इसके लिए आपतित किरण ये हो गई। तो जितने डिग्री पर ये आई है, वैसे तो ये सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ये विरल में जा रही है तो विरल में जाने की वजह से ये अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब हमारा ये वाला है, इससे दूर को हटेगी, अभिलंब से दूर को हटेगी, और दूर को हटते हटते ये अपने अवयवी रंगों में टूट जाती है। हम थोड़ा सा ऊपर तक बना लेते हैं। ये अवयवी रंगों में टूट जाती है। अवयवी रंगों में कौन कौन से में टूटती है, विबग्योर के हिसाब से। ये विबग्योर के हिसाब से ये टूट जाती है। इस तरह से विबग्योर के कलर में ये टूट जाती है। इसी को वर्णविक्षेपण कहते हैं। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर डाला जाता है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। अवयवी रंगों में विभक्त होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर डाला तो प्रिज्म से बाहर निकलते ही अपने अवयवी रंगों में बट जाना, ये हो गया वर्ण विक्षेपण। ये जो क्रम आता है विबग्योर का, विबग्योर के क्रम को जरूर अच्छी तरह से याद रखिएगा। विबग्योर का मतलब हो गया, ये हो गया वायलट, ये हो गया इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर बनेंगे। हिंदी में कहेंगे तो इनके नाम हो जाएंगे वायलट, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। विबग्योर, इसको ये भी कह सकते हैं बेजानी हपी नाला। बेजानी हपी नाला, बे ले लिया, जा नी हपी नाला, बेजानी हपी नाला। तो ये जो क्रम है, आगे के लिए बढ़ने का जो क्रम है, ये किस क्रम में विबग्योर होता है। तो यहां पर लिखेंगे किस चीज के बढ़ते क्रम में है ये, तो ये विक्षेपण के बढ़ते क्रम में है। यहां पर विक्षेपण जैसे जैसे हम आगे जाते हैं विक्षेपण बढ़ता चला जाता है, विक्षेपण के बढ़ते क्रम में। या कह सकते हैं, नहीं विक्षेपण नहीं लिखेंगे यहां पर, लैम्डा, या कह सकते हैं वेग।
वेग के बढ़ते क्रम में या तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में होता है। तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, रेड की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है वायलेट की अपेक्षा। लैम्डा ज्यादा होता है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, वेग ज्यादा होता है। यही वजह है कि सिग्नल रेड के बनाए जाते हैं कि वो हमारे पास तक सबसे पहले पहुंचते हैं। और विक्षेपण कम होता है। ये चीज है उल्टी होंगी, विक्षेपण घटेगा। क्या क्या घटेगा देख लीजिए, नीचे को लिख देते हैं, विक्षेपण घटेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। विक्षेपण, देखिए रेड का विक्षेपण सबसे कम हुआ है, रेड अभिलंब के सबसे करीब है, तो विक्षेपण कम होगा और प्रकीर्णन भी कम होगा। जब विक्षेपण कम है तो प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब बिखराव, ये भी कम होगा। अपवर्तनांक भी इनके अंदर कम होगा, अपवर्तनांक के घटते क्रम में। तो इनको चाहे तो बढ़ते क्रम में इनको याद कीजिएगा, वेग और लैम्डा बढ़ते क्रम में होता है और विक्षेपण, प्रकीर्णन, अपवर्तन घटते क्रम में होता है। तो जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते हैं विप की ओर में, ये चीजें घटती चली जाती है। तो पूछता है कि बेस की तरफ कौन सा कलर आता है, प्रिज्म में बेस की तरफ कौन सा कलर आता है, तो बेस की तरफ जो कलर होता है वो वायलेट होता है। सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका होता है, सबसे ज्यादा वायलेट का ही विक्षेपण होता है। सबसे कम विक्षेपण किसका होता है, रेड का सबसे कम होता है, वायलेट का सबसे ज्यादा होता है। तो ये हो गया वर्ण विक्षेपण। और इस तरह के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। इंद्रधनुष में ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा हमें इंद्रधनुष में देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा हम इंद्रधनुष की बात कर लेते हैं। रेनबो, रेनबो कब बनता है, क्यों बनता है, किधर बनेगा, ये पूरी बात करते हैं। ये या तो वर्षा के समय बनता है, वर्षा जब हो रही होती है, या वर्षा होने के कुछ देर के बाद बनता है। वर्षा होते समय भी बन सकता है और वर्षा होने के कुछ समय के बाद भी बन सकता है। क्या होता है इसमें, जो सन रेज होती है, सूर्य की जो किरणें होती हैं, ये वर्षा की बूंदों पर पड़ती हैं। वर्षा की बूंदों पर जैसे ही ये टकराती हैं तो भीतरी जो अवतल सतह है, भीतरी जो अवतल सतह है, देखिए यहां जैसे ही ये टकराई, ये टकराई, तो टकराने के बाद में यहां अपवर्तन हुआ, अपवर्तन होने के बाद में यहां पर बार बार परावर्तन होता है। तो वर्षा की बूंदों पर जैसी टकराती है, अंदर की तरफ ये अवतल सतह पर टकराती है, अवतल सतह, देखिए ये अवतल सतह है। इस अवतल सतह पर जैसे टकराती है तो इसमें बार बार परावर्तन होता है। टकराने के बाद में इसमें परावर्तन की घटना होती है बार बार, और जब बार बार परावर्तन होगा अवतल सतह से, तो एक कहीं एंगल ऐसा हो जाता है जहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाती है। और जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, जिस रेज का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है जिस जगह पर, उस पूर्ण आंतरिक परावर्तन में वर्ण विक्षेपण हो जाता है। इसमें भी वर्ण विक्षेपण हो जाता है, ये वर्ण विक्षेपण हो जाता है। तो वर्ण विक्षेपण होने के बाद में ये स्पेक्ट्रम जहां भी ये पड़ता है वहां पर विबग्योर का किरण देता है। ये सातों रंग को ये यहां पर देता है, इसी को ही इंद्रधनुष कहते हैं।
इसी को ही इंद्रधनुष कहते हैं। तो इसमें कारण क्या क्या हो गया, कौन कौन सा सिद्धांत इसमें काम किया, तो सिद्धांत देख लीजिए। तो प्रकाश की किरण जैसे ही आई, अंदर आई, तो सबसे पहले घटना हुई अपवर्तन की। अपवर्तन के बाद में जब ये अवतल सतह पर टकराई तो अंदर हुई परावर्तन की घटना। बार बार परावर्तन के बाद में किसी विशेष एंगल से हो गई पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। और फाइनली इसमें हो जाता है वर्ण विक्षेपण। तो ऑप्शन जब आता है कि इनमें से कौन सी घटना घटित होती है, इंद्रधनुष का कारण मुख्य क्या है, तो अगर ये चारों ऑप्शन है तो इसमें तो सबसे फाइनली जो घटना है वर्ण विक्षेपण लगाएंगे। और अगर कहता है कि उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी ज्यादा अच्छा है। वास्तव में तो इसमें जो ऑप्शन होगा अगर इस लैंग्वेज में है तो ये कहेंगे अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों के द्वारा जो वर्ण विक्षेपण होता है उससे इंद्रधनुष बनता है। और ये हमें किधर दिखाई देगा, इंद्रधनुष जो हमें दिखाई देता है हमेशा सूर्य के विपरीत दिखाई देगा। जो बनेगा हमेशा सूर्य के विपरीत बनेगा, सूर्य के विपरीत हमेशा, क्योंकि सूर्य से ही ये रेज आ रही होगी। और जब वर्ण विक्षेपण ये होगा तो ये विब्योर कहीं जो है सूर्य के विपरीत जाकर के ये कहीं पर टकरा करके ये बनेगा। दो तरह का बनता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। जब ये प्राइमरी यानी सबसे पहले बनेगा तो प्राइमरी की क्या पोजीशन होगी, प्राइमरी वाले में जो अपवर्तन होंगे वो 2 बार होता है। अपवर्तन इसमें 2 बार होता है प्राइमरी वाले में, और परावर्तन होता है इसके अंदर 1 बार। 2 अपवर्तन की घटनाएं होती है इसके अंदर, 1 परावर्तन की घटना होती है। और इसमें जो रेड कलर होता है वो बाहर की तरफ होता है, ब्लू अंदर की होता है। यानी बाहर की तरफ रेड दिखाई देगा और अंदर की तरफ ब्लू दिखाई देगा, कलर अंदर की तरफ ब्लू दिखाई देगा। ये बिल्कुल फिक्स है ये प्राइमरी वाले में। फिर इसका एक प्रतिरूप और बनता है, यहां से भी टकरा करके एक प्रतिरूप बनता है, इसे कहेंगे सेकेंडरी। तो जो सेकेंडरी बनेगा यानी इसी का प्रतिबिंब बनता है, तो उसमें अपवर्तन तो 2 ही रहते हैं, यानी 2 अपवर्तन तो होने ही होने हैं किसी भी इंद्रधनुष में। और यहां परावर्तन भी 2 हो जाते हैं, परावर्तन भी 2 हो जाते हैं। लेकिन यहां क्या होगा, बाहर की तरफ को रेड रहता है, बाहर की तरफ को सॉरी बैगनी रहता है। ये हमने क्या लिख दिया, ब्लू नहीं वायलट, इसको ठीक कर लीजिए, वायलट बैगनी अंदर की ओर को। इसमें बाहर की तरफ को वायलट होता है, इसमें रेड था, बाहर की तरफ को वायलट होगा और अंदर की तरफ को इसमें रेड होता है। बस क्या अंतर होगा इसमें और इसमें, ये कुछ धुंधला होगा, इसकी अपेक्षा कुछ धुंधला होगा, प्राइमरी की अपेक्षा कुछ धुंधला होता है, ये चमकीला होता है। तो सबसे पहले यही बनता है और इसके कुछ समय के बाद में एक और बन जाता है जिसको सेकेंडरी कहते हैं, सेकेंडरी वाला धुंधला होता है। तो तीनों घटनाएं हुई और तीनों घटनाओं से फाइनली वर्ण विक्षेपण हुआ, तब ये जाकर के इंद्रधनुष बनता है। ये हो गया रेनबो, हमेशा सूर्य के विपरीत बनेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई समस्या हो रही हो तो बोलिए, कमेंट में लिखिएगा।
अब बात करते हैं कलर मिक्सिंग की। पहले प्रकीर्णन की बात कर लेते हैं। बिखर जाता है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। बिखर जाना, चारों तरफ छितर जाना, स्कैटरिंग। क्या होता है? वायुमंडल में धूल के कण रहती हैं, धूल के, गैस के, धूल आदि के जो अति सूक्ष्म कण है, वायुमंडल में रहते ही हैं तमाम। इन कणों से प्रकाश टकराता है, जो धूल के कण होते हैं, इन कणों से प्रकाश टकराता है और टकरा करके ये सभी दिशाओं में विखर जाना, ये विखर जाना, हर तरफ को विखर जाना, ये कहलाता है स्कैटरिंग। सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। पता नहीं किस किस एंगल पर होगा, सभी दिशाओं में बिखर जाना। तो विक्षेपण में एक निश्चित डायरेक्शन में जाता है और प्रकीर्णन में किसी भी डायरेक्शन में बिखर जाता है। बस इतना सा अंतर है प्रकीर्णन और विक्षेपण में। सभी दिशाओं में बिखर जाता है और ये बिखरना किस बात पर निर्भर करता है? इसकी तरंग दैर्ध्य पर, लैम्डा पर, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर यह निर्भर करता है। इस तरह के एग्जाम्पल कहां देखने को मिलते हैं? जैसे कि आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? कि जो प्रकाश है, जो तमाम सूक्ष्म कण हैं आकाश में, उनसे टकरा करके ये बिखर जाता है और इनका संयुक्त जो प्रभाव होता है कलर का, वो हल्का नीला होता है, हल्का नीला होता है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ऐसे ही उगता हुआ और डूबता हुआ, उगता हुआ सूर्य और डूबता हुआ सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। जब उग रहा होता है या जब डूब रहा होता है सूर्य, तो हमसे सबसे ज्यादा दूरी पर होता है। हमें मालूम है कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में ही विकिरण होता है। तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में विकिरण होता है और इसमें रेड कलर की जो तरंग दैर्ध्य है सबसे ज्यादा होती है। इसकी तरंग दैर्ध्य भी ज्यादा होती है और इसकी वेग भी मैक्सिमम होती है, इसलिए ये ज्यादा दूर तक जा पाता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो प्रकीर्णन कम होने की वजह से और इसका वेग ज्यादा होने की वजह से ये बाकी कलर तो वहां तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इसमें दूरी ज्यादा होती है। सुबह शाम को सबसे ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, बाकी ये कलर नहीं पहुंच पाते, सिर्फ रेड पहुंच पाता है। इसलिए उगता हुआ या डूबता हुआ सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। अब कहेंगे कि चंद्रमा या अंतरिक्ष से जब हम आकाश को देखते हैं तो फिर काला क्यों दिखाई देता है? अंतरिक्ष से देखें आकाश को या हम चंद्रमा से देखें आकाश को, तो ये ब्लैक दिखाई देता है। वैसे तो नीला दिखाई दे रहा था, यहां ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों? क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं होने की वजह से वहां प्रकीर्णन की घटना होती नहीं, इसलिए वहां पर काला दिखाई देता है, प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। तो जहां प्रकीर्णन होगा वहीं पर इस तरह का इफेक्ट हमें दिखाई देगा। तो ये हो गया प्रकीर्णन। प्रकीर्णन हो गया, बड़ विक्षेपण हो गया। अब चलते हैं कलर मिक्सिंग पर। फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहे हैं क्या? रुकिए, अभी क्लियर करते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी का जो मतलब होता है वो आवृत्ति होता है। फ्रीक्वेंसी का जो मतलब है वो है आवृत्ति। और आवृत्ति, जो प्रकाश की किरण चल रही है वो 1 सेकंड में कितनी बार इधर उधर जाती है। जैसे हम लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट 50 बार इधर उधर जाती है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। यहाँ जो इफेक्ट आ रहा है मेनली लेमडा का फर्क आ रहा है, तरंग दैर्ध्य का आता है यहाँ पर। तो b बराबर एन लेमडा से इसको निकाल सकते हैं। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति जो होती है, तो यहाँ पर हम लेमडा निकालेंगे। वेग जब चेंज हो जाएगा तो फिर किसी का लेमडा चेंज होगा तो वेग भी चेंज होगा। तो एक दूसरे पर डिपेंड है, इसकी न्यूमेरिकल भी करेंगे आगे चल के। और आगे बढ़ लेते हैं। अब कलर मिक्सिंग को देखिएगा। क्या कुछ जगह साउंड ब्रेक हुई थी क्या? कुछ नहीं, साउंड ब्रेक हुई थी तो दोबारा ले लेते हैं, कुछ जगह हुई थी। फिर से ले लेते हैं कलर मिक्सिंग को। कलर मिक्सिंग क्या है? कलर मिक्सिंग थोड़ा सा एक त्रिभुज से जानिए इसको। अगर ये त्रिभुज हमें याद रहेगा तो कलर मिक्सिंग बिल्कुल आसान हो जाएगी। इसमें हम 3 कलर मुख्य होते हैं, मेन कलर होते हैं 3। इनको बोलेंगे प्राइमरी कलर। तो ये प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? नीले हरे सवाल से याद कर लीजिए। नीला, हरा, लाल। नीला, हरा, लाल, ये 3 मुख्य कलर होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं। नीला, हरा, लाल, इन्हें इस त्रिभुज में कहां कहां लेंगे? राइट हैंड से चलिए। ब्लू, नीला, हरा, ग्रीन और रेड। नीला, हरा, लाल। यहां से चलेंगे इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर को याद रखिएगा और इससे क्लॉकवाइज घूमेंगे। ये हो गए 3 मुख्य कलर। इसके अलावा जो होते हैं वो सेकेंडरी कलर होते हैं। सेकेंडरी कलर कौन कौन से होंगे? पीला, मिजेंटा, मिजेंटा और पीकॉक ब्लू। ये होते हैं सेकेंडरी कलर।
इनको इसमें कहाँ दिखाएंगे, इन कलर को? तो इस तरह से, तो ये जो कट आए हैं, इन कट पर इनको लेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे इनको? सबसे पहले पीला, पीला, ये पीला यहां आएगा, पीला। इस ब्लू के सामने से ले लीजिए पीला, सेकेंडरी। चाहे तो अपना क्रम चेंज कर लीजिए, जैसे भी तैयार हो रहा है उस क्रम में कर लीजिए। पीला और यह मैजेंटा, लेकिन ये कलर आएंगे यहीं पर, चेंज नहीं करने। मैजेंटा और ये पीकॉक ब्लू। पीकॉक ब्लू को सियान भी कह देते हैं, कभी कभी सियान भी लिखा जाता है इसके लिए, सियान। ये 3 कलर ये हो गए। अब एक कलर और होता है इसमें, पूरक कलर। पूरक, जो श्वेत कलर होता है वो होता है पूरक। बीच में हम सफेद लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है? अगर हम ग्रीन को और रेड को और ब्लू को मिला दें, तीनों को, तो ये सफेद बन जाएगा। बीच में तीनों को मिला दें तो ये सफेद बन जाएगा। केवल ग्रीन को और ब्लू को मिला लें, मिक्स कर दें, तो पीकॉक ब्लू प्राप्त होगा। रेड को और ब्लू को मिला दें तो इस बीच में आता है मैजेंटा, ये मैजेंटा मिलेगा। रेड को और ग्रीन को मिला दें तो ये पीला मिलेगा, क्योंकि पीला बीच में आ रहा है। तो दोनों को मिलाने पर जो बीच में आएगा वो कलर प्राप्त होगा। ऐसे ही पीले को, मैजेंटा को, पीकॉक ब्लू को मिला दें तो ये सफेद प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम कलर की मिक्सिंग करते हैं, लेकिन रियल में वो कलर प्राप्त नहीं होते। वास्तव में हमें कलर प्राप्त नहीं होते। जो मिक्सिंग का जो रूल है, मिक्सिंग रूल वाले कलर प्राप्त नहीं होते। क्यों? इसका क्या कारण हो सकता है? हम सामान्य जीवन में अगर मिलाएं तो ये कलर वास्तव में प्राप्त नहीं होंगे। ये सिर्फ इसलिए होता है अशुद्धि के कारण। बाजार में जो कलर मिलते हैं पूरी तरह से 100% शुद्ध नहीं मिल पाते, इसलिए ऐसा होता है। तो केवल अशुद्धि की वजह से ऐसा होता है, वास्तव में यही कलर प्राप्त होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कि किसी दूसरे कलर में देखना, कोई वस्तु हमें जो दिखाई देती है वो किस कारण से दिखाई देती है। कौन सी वस्तु किस कलर की दिखाई देगी दूसरे रंग में देखेंगे तो? दिखाई देना। तो दिखाई देने के लिए अगली चीज लेते हैं, सीन। किसी भी कलर में, किसी भी कलर के प्रकाश में कोई वस्तु देखना, वस्तु का रंग कैसा होगा। ये कोई भी वस्तु है, इस वस्तु पर जो भी प्रकाश पड़ेगा और परावर्तित होकर के आएगा, तो जो परावर्तित कलर है, जो भी परावर्तित कलर है वही उसके रंग को निर्धारित करता है। इस वस्तु का रंग कैसा होगा? परावर्तित रंग। आप कौन सा रंग डाल रहे हैं इस बात का कोई फर्क नहीं, ये वस्तु किस रंग की है इस बात का कोई फर्क नहीं है। जो परावर्तित रंग होगा वही वस्तु का रंग होगा। परावर्तित रंग ही वस्तु का रंग होता है। कैसे? जब प्रकाश डालेंगे तो श्वेत प्रकाश में हमें मालूम है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। विबग्योर के हिसाब से 7 रंग होते हैं विबग्योर वाले, ये 7 रंग होते हैं इसके अंदर।
जब इस वस्तु पर यह टकराता है, जब सातों के सातों रंग परावर्तित हो जाते हैं, 7 के 7 रंग परावर्तित हो जाते हैं, तो वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो वो वस्तु श्वेत दिखाई देती है, क्योंकि सातों का जो संयुक्त प्रभाव होता है वो श्वेत होता है। सातों रंग जब परावर्तित होंगे तो वस्तु का जो कलर होगा वस्तु श्वेत दिखाई देगी, और केवल एक रंग परावर्तित होगा, केवल एक रंग, बाकी अन्य ये वस्तु एब्जॉर्ब कर लेगी। इस वस्तु ने 6 रंग एब्जॉर्ब कर लिए और एक रंग परावर्तित हुआ, तो जो परावर्तित रंग अगर रेड है तो रेड दिखाई देगा, और अगर ब्लू है परावर्तित रंग तो ब्लू दिखाई देगी। तो परावर्तित रंग जो एक परावर्तित होगा उसी रंग की दिखाई देगी, ये उसी रंग की दिखाई देगी जो भी परावर्तित रंग होगा। अगर इसने सातों के सातों एब्जॉर्ब कर लिए, कभी कभी सातों के सातों रंग एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये ब्लैक दिखाई देगी वस्तु। अगर सभी रंग इसने एब्जॉर्ब कर लिए तो वस्तु ब्लैक दिखाई देगी, और अगर सातों के सातों इसने परावर्तित कर दिए तो श्वेत दिखाई देगी। लेकिन एक कलर परावर्तित किया इसने कोई सा भी, तो जो परावर्तित किया है वस्तु उसी रंग की दिखाई देगी। अब आता है भिन्न कलर में देखना। अगर हम भिन्न कलर में इसको देखेंगे तो भिन्न कलर में जब भी कभी देखेंगे वस्तु वो ब्लैक दिखाई देगी। भिन्न कलर में जब भी हम वस्तु देखेंगे ब्लैक दिखाई देगी। जैसे कि हमने रेड यहां पर प्रकाश भेजा है, यहां पर प्रकाश रेड है, और ये वस्तु है येलो रंग की, पीली रंग की है, तो हमें कैसी दिखाई देगी? चूंकि रेड को तो ये एब्जॉर्ब कर लेती है, पीली वस्तु है, ये तो पीले को परावर्तित करती है, येलो को परावर्तित करती है, और येलो इसके पास आ ही नहीं रहा, येलो तो आ ही नहीं रहा, इसके पास तो रेड आ रहा है। रेड को तो एब्जॉर्ब कर जाती है, इधर जो परावर्तित होगा वो कोई सा भी कलर नहीं, तो हमें कैसी दिखाई देगी? ब्लैक। जब कोई कलर परावर्तित नहीं करती है, नो, जब कोई भी कलर परावर्तन नहीं होगा तब भी ब्लैक दिखाई देती है। या तो सातों रंग एब्जॉर्ब कर ले या कोई भी रंग परावर्तित ना करे, बातें कही है, तो ये ब्लैक दिखाई देगी। तो भिन्न कलर में देखेंगे तो ब्लैक दिखाई देगी, और सेम कलर में देखेंगे, सेम कलर में दिखाई देंगे। जैसे रेड है और ये रेड ही वस्तु है, तो हमें वही दिखाई देगी, रेड ही दिखाई देगी, वही कलर दिखाई देगा। सेम कलर में देखेंगे तो वही कलर दिखाई देगा। जैसे कि लाल चश्मे से लाल प्रकाश में लाल वस्तु देखें तो हमें वो लाल दिखाई देगी। अगर हमने नीले चश्मे से लाल प्रकाश में अगर पीली वस्तु देखी तो हमें काली दिखाई देगी। जहां भी भिन्नता आएगी कलर ब्लैक दिखाई देगा। सेम कलर देखेंगे तो वो कलर दिखाई देगा। सातों रंग परावर्तित हो गई तो श्वेत दिखाई देगी, और अगर सातों रंग एब्जॉर्ब हो गए तो ब्लैक दिखाई देगी। सिर्फ एक कलर परावर्तित होना चाहिए, तो जो कलर परावर्तित होगा वो वस्तु उसी तरीके की दिखाई देगी। अब चलते हैं विवर्तन पर। विवर्तन, इसको डिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं। डिफ्रैक्शन क्या होता है? किनारों से प्रकाश मुड़ जाता है। जैसे ही किसी किनारे पर प्रकाश पड़ता है, किनारे पर, तो वहां से मुड़ जाता है, तो कह सकते हैं
किनारों से प्रकाश का मुड़ जाना। कहीं देखा है ऐसा मुड़ते हुए? हमें मालूम प्रकाश तो सीधा चलता है, अगर रास्ते में कोई अवरोध आ गया तो इधर छाया बन जाएगी उसकी। तो हमारे कमरे में प्रकाश कहां से आ जाता है? सूर्य से बीच में अवरोध होता है, नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारे कमरे के अंदर भी प्रकाश पहुंच जाता है। क्यों? वो इसलिए पहुंच जाता है, ये जो किनारे होते हैं, खिड़कियों के किनारे, रोशनदान के किनारे, हमारे दरवाजों के किनारे, इन किनारों से प्रकाश जैसे ही टकराता है वो मुड़ जाता है। किनारों से जैसे ही टकराता है प्रकाश, वो मुड़ जाता है और मुड़ने के बाद में अंदर परावर्तित होता रहता है, अंदर परावर्तित भी होता रहता है। यही वजह है काफी अंदर तक, कई रूम तक प्रकाश चला जाता है, ऐसी ध्वनि भी चली जाती है। तो अवरोध किनारों से प्रकाश का मुड़ जाना और मुड़ करके छाया में प्रवेश करना। छाया में, जिधर छाया है, छाया में प्रवेश करना। एक तो है टकरा करके वापस लौट जाना, वो तो परावर्तन हो गया। अंदर एंटर कर जाना, वो अपवर्तन हो गया, अंदर एंटर भी नहीं करता। अवरोध भी ऐसा होता है जिसके अंदर एंटर कर ही नहीं सकता, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, पारदर्शी नहीं होता है वो। तो किनारों से मुड़ करके छाया में प्रवेश कर जाना, ये है विवर्तन। लेकिन ये किस बात पर निर्भर करेगा? हर जगह विवर्तन नहीं होगा, हर जगह नहीं होगा, हर चीज में नहीं होगा। विवर्तन कहाँ होगा? जहां पर जो उसकी कोटि है, जो अवरोध का जो आकार है, जो किनारों का आकार है, अवरोध कह लीजिए या किनारे कह लीजिए, किनारों का आकार है कुछ इस तरह का होना चाहिए कि जो रेज आ रही है, जो प्रकाश की किरण आ रही है, उसकी लैम्डा जो तरंगदैर्घ्य होगी, इन दोनों का कोटि समान होना चाहिए, और समान ना हो तो लगभग समान होना चाहिए। अगर इन दोनों की कोटि लगभग समान है तो ये बढ़िया विवर्तन होगा। अगर ये कम है तो कम विवर्तन होगा। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यही है कि रोशनी अंदर कमरों में चली जाती है, ऐसी साउंड का अंदर कमरों में जाना, अंदर कमरों में चले जाना। लेकिन साउंड अंदर 8वें कमरे तक भी पहुंच जाती है, रोशनी तीसरे कमरे तक भी मुश्किल से पहुंचती है। क्यों? तो प्रकाश की जो कोटि है, जो किनारे हैं हमारे दरवाजों के, खिड़कियों के, उनके लगभग बराबर नहीं है, लेकिन साउंड के लगभग बराबर है। तो साउंड में विवर्तन ज्यादा होता है प्रकाश की अपेक्षा। साउंड में विवर्तन ज्यादा होता है हमारे प्रकाश की अपेक्षा। कमरों के किनारे से, कमरों के जो किनारे होते हैं उनकी कोटि लगभग साउंड के इक्वल होती है। ये साउंड के इक्वल होती है, तो साउंड ज्यादा विवर्तित होती है, लाइट कम विवर्तित होती है। ऐसे ही हम अगर ब्लेड ले लें तो ब्लेड के किनारों से लाइट का विवर्तन अच्छा होता है। तीसरा लिख लीजिए, ब्लेड की जो छाया होती है, छाया में भी रोशनी हो जाती है। जिधर छाया होनी चाहिए उधर भी रोशनी हो जाती है, लेकिन विवर्तन के कारण होती है ये। तो ये किस बात पर निर्भर किया? ये विवर्तन निर्भर किया मुख्य रूप से किस चीज पर? लैम्डा पर। उसकी लैम्डा पर निर्भर करता, तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है मुख्य रूप से। ये हो गया विवर्तन। अब विवर्तन के बाद में चलते हैं व्यतिकरण। ये भी कुछ इस तरह की चीज है, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस
क्या है, ये कोई स्रोत है, इस जगह से एक तरंग आगे को जा रही है। तरंग किस तरह से जाएगी, इस तरह से तरंग कोई जा रही होगी आगे के लिए, कोई स्रोत था, इस स्रोत से एक तरंग जा रही है। मान लीजिए कि विविध भारती बोल रही है और हम यहाँ पर सुन रहे हैं, तो विविध भारती से एक तरंग आ रही है, कुछ हर्ट्ज पर वहां से प्रसारित हो रहा है। अब यहीं पर रामपुर से भी प्रसारित हो रहा है, वो भी लगभग इसी रेंज की है तरंग, रामपुर से भी हो रहा है। तो वो जब प्रसारित हुआ, प्रसारित होते होते इस तरह से ये तरंग अपने हिसाब से चल रही है दूसरी। जब ये दो तरंगें चलती हैं अलग अलग स्रोत से, तो देखिए यहां ये समान कला में आ गई, ये भी इधर कोई जा रही है, ये भी इधर कोई जा रही है, ये हो गई समान कला। ये जो तरंगें हैं समान कला में एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाती है, और कहीं कहीं ये विपरीत कला में आ जाती है, जैसे कि यहाँ इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, ये विपरीत कला में है। ये समान कला में है, ये विपरीत कला में है। यानी जब दो तरंगें एक ही डायरेक्शन में अलग अलग स्रोत से चलती हैं, तो वह एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है। अब कहीं अध्यारोपित ये समान कला में होती हैं और कहीं विपरीत होती है। जहां समान कला में होती हैं वहां पर तीव्रता उसकी मैक्सिमम हो जाती है, और जहां पर ये विपरीत कला में होती हैं वहां पर तीव्रता मिनिमम हो जाती है। तो जहां तीव्रता मैक्सिमम होती है उसको कहते हैं समपोषी व्यतिकरण। इसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और जहां पर विपरीत दिशा में होती है उसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। आप देसी अपनी भाषा में ये कह सकते हैं कि जब दो आवाजें जब आएंगी, विविध भारती आ रही है, रामपुर आ रही है, तो यहाँ पर रखते हैं जब रेडियो को, तो ये दोनों की दोनों स्पष्ट तरीके से तेज तेज दोनों आवाज आती हैं, दोनों स्टेशन एक साथ बोल रही होती है। और विपरीत में जब करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को दबा लेती, ना ये बोल पाती है ना ये बोल पाती, विपरीत हो जाती है। यहाँ पर सबसे कम आवाज आती है। थिएटर में जब हम बैठते हैं तो कुछ जगह बड़ी अच्छी आवाज आती है और कुछ जगह पर आवाज बिल्कुल खत्म सी हो जाती है। यह व्यतिकरण में ही होता है। व्यतिकरण को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, अभी देखिए कुछ काम करेंगे। तो यहां पर पहले लिख लीजिए, विभिन्न स्रोतों से स्रोत अलग अलग होने चाहिए। विभिन्न स्रोतों से सेम आवृत्ति की तरंगें निकलती हैं, आवृत्ति उनकी सेम होगी, आयाम उनका सेम होगा, दिशा उनकी सेम होगी, ये सेम होगी। क्या होता है, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती हैं, उनका अध्यारोपण हो जाता है। एक दूसरे पर अध्यारोपण होने पर उनकी जो तीव्रता है वो तीव्रता चेंज हो जाती है। इस तीव्रता के चेंज होने को ही व्यतिकरण कहते हैं। ये जो तीव्रता चेंज हो रही है इसी को व्यतिकरण कहते हैं। दो टाइप का होता है व्यतिकरण, वो हमने यहाँ पर दिखा दिया। एक समपोषी व्यतिकरण होता है, एक विनाशी व्यतिकरण होता है। दो तरह का व्यतिकरण होता है। ऐसा कहां कहां देखने को मिलता है, एग्जाम्पल देख लीजिए। आवाज का कहीं कम कहीं ज्यादा होना, थिएटर में कहीं कम कहीं ज्यादा सुनाई देना। रेडियो को यहां रखते हैं
तो रेडियो बिल्कुल साफ चलता है, दूसरी जगह रखते हैं तो साफ नहीं चलता। कैसे? जैसे कि ये रामपुर स्टेशन है और ये हम मुरादाबाद में इसको सुन रहे हैं, कोई भी स्टेशन को सुन रहे हैं, तो चूंकि इनकी दूरी ज्यादा नहीं है, यहां से केवल कुछ दूरी है, तो एक तो ये सीधी तरंग आ रही है और एक तरंग जो आयन मंडल से टकरा करके आ रही है। एक तरंग आयन मंडल से टकरा करके अमेरिका से भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। विविध भारती बोल रहे, विविध भारती की भी आ रही है, कहीं से भी आ सकती है। तो ये जो तरंग है और ये जो तरंग है, ये दोनों यहां पर अध्यारोपित हुई। अगर ये विपरीत क्रम में अध्यारोपित हुई यहां, तो यहां आवाज नहीं आएगी, और रेडियो को अगर यहां रखेंगे तो ये आवाज अच्छी आएगी। तो कहीं रेडियो को रखते हैं तो आवाज अच्छी आती है, कहीं आवाज बेकार आती है। वो कारण क्या है? व्यतिकरण। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, साबुन का बुलबुला हमें रंगीन दिखाई देता है, वो भी यही कारण है। तेल की परत हमें रंगीन दिखाई देती है, तेल की परत रंगीन दिखाई देती है। ये जो आवाज कम ज्यादा होती है सिनेमा हॉल में, यहां पर एक काम और करते हैं, हम दीवार को खुरदरा कर देते हैं। सिनेमा हॉल की दीवार को खुरदरा कर दिया जाता है ताकि सिनेमा हॉल के पर्दे से तो डायरेक्ट आए, जिस सिनेमा हॉल के पर्दे से तो डायरेक्ट आवाज आए, दीवारों से टकरा करके आवाज ना आए। तो तरंग जो भी आएगी एक ही आएगी, सीधी सीधी। तो सिनेमा हॉल की दीवारें खुरदरी कर दी जाती है, वो यही कारण है। ऐसे ही जब कभी कहीं कोई प्रोग्राम होता है, तो जब कई स्पीकर लगाते हैं तो उस हॉल के अंदर भी यही स्थिति हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, कुछ स्पीकर को बंद कर देते हैं तो आवाज ठीक हो जाती है। पूरे हॉल में जब एक आध स्पीकर बंद कर दिया जाता है तो स्थिति ठीक हो जाती है। ये हो गया व्यतिकरण, ये व्यतिकरण पर आधारित है। अब बात करेंगे ध्रुवण की, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का क्या मतलब है? जैसे इस स्रोत से कोई भी तरंग चल रही है, ये तरंग चल रही है, इसमें कंपन, ये तरंग तो आगे को चल रही है जबकि कंपन इसके लंबवत है। इधर को भी होंगे लंबवत, इधर को भी लंबवत होंगे, इधर को, यानी चारों दिशाओं में लंबवत होंगे, इसके चारों दिशाओं में लंबवत कंपन हो गए। जिसमें चारों दिशाओं में लंबवत कंपन होते हैं उसको अध्रुवित तरंग कहा जाता है, अध्रुवित तरंग कहा जाता है। जैसे कि अगर ये प्रकाश है तो इसको अध्रुवित प्रकाश कहेंगे, अनपोलराइज्ड प्रकाश कहेंगे, लाइट कहेंगे। और इसमें क्या होगी, इसमें विशेष चमक होती है, बहुत तेज चमक होती है। जैसे कि सूर्य की जो लाइट है, सूर्य से जो लाइट आ रही है हमारे पास, वो एकदम हमारी आंखों में चकाचौंध पैदा करती है, चकाचौंध पैदा होता है इससे। तो सूर्य की लाइट चकाचौंध पैदा करेगी, बल्ब की लाइट हमें चकाचौंध पैदा करेगी। तो जहां जहां चकाचौंध पैदा होती है वो अध्रुवित प्रकाश होता है। तो अध्रुवित प्रकाश जब भी कहीं होगा वो चकाचौंध हमें देगा। लेकिन जैसे ही इसके रास्ते में एक पोलराइड लगा देते हैं, पोलराइड, पोलराइड, पोलराइड का मतलब होता है, पोलराइड में दो कांच की पट्टी होती हैं, दो कांच की पट्टी, और दो कांच की पट्टी के बीच में क्या भर देते हैं, एक केमिकल लगा देते हैं। दो कांच की पट्टियों के बीच में एक केमिकल लगा देते हैं, उस केमिकल का नाम है हर्पेथाइट। पूरा नाम बोलेंगे, हर्पेथाइट। ये नाइट्रोसेलुलोज भी हो सकता है, नाइट्रोसेलुलोज को भर देते हैं या हर्पेथाइट को भर देते हैं।
या इन दोनों का मिक्सचर भर दिया जाता है। जब इस तरह से फिलिंग कर दी जाती है दो कांच की पट्टियों के बीच में, तो उसे कहते हैं पोलेराइड। ये क्या बन गया? पोलेराइड बन गया, पोलेराइड। आजकल पोलेराइड के चश्मे भी आ रहे हैं। तो पोलेराइड क्या करेगा? जैसे ही पोलेराइड से गुजरेगी तो कंपन केवल एक ही दिशा में रह जाते हैं, ये चारों तरफ के कंपन खत्म हो जाते हैं। इसको कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। ये प्रकाश था अध्रुवित, ये है ध्रुवित प्रकाश, पोलराइज्ड लाइट। इसमें चकाचौंध नहीं होगी, जो चमक है वो चकाचौंध इसमें नहीं होती है, चकाचौंध खत्म हो जाएगी। तो ध्रुवित प्रकाश में चकाचौंध खत्म हो जाती है। ध्रुवण का मतलब है चकाचौंध खत्म कर देना। तो यहां पर लिख सकते हैं ध्रुवण का क्या मतलब है? पोलराइड से गुजारने पर, पोलराइड से गुजारने पर जो चारों दिशाओं में जो कंपन है वो एक ही दिशा में रह जाते हैं। चारों दिशा में कंपन समाप्त होकर के एक ही दिशा में रह जाते हैं। इस तरह से इसमें चकाचौंध समाप्त हो जाती है। चकाचौंध समाप्त हो जाना ही क्या कहलाता है? पोलराइजेशन कहलाता है। और ये केवल अनुप्रस्थ तरंग में होता है, अनुदैर्ध्य में नहीं होगा। केवल अनुप्रस्थ तरंग में ही देखने को मिलता है, केवल अनुदैर्ध्य में देखने को नहीं मिलेगा। ये केवल अनुप्रस्थ तरंगों में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देख लीजिए कहाँ कहाँ होता है ये आजकल हम पोलराइड चश्मे यूज कर रहे हैं। पोलराइड चश्मों में यूज करते हैं। जो अच्छी कार आती हैं उनके आगे के शीशे पोलराइड के ही बनाए जाते हैं, उनमें चकाचौंध नहीं होती है। और 3D मूवी को देखने के लिए पोलराइड चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ताकि चकाचौंध ना हो। तो चकाचौंध को खत्म करने के लिए ध्रुवण की क्रिया की जाती है। केवल अनुप्रस्थ तरंग में होगी, अनुदैर्ध्य में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वहां लंबवत कंपन होते ही नहीं है। तो ये हमारा हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया प्रकाश का। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया था प्रकाश का। अब प्रकाश का एक थर्ड पार्ट और करेंगे। ये थर्ड पार्ट कर लेंगे। और थर्ड पार्ट में किस चीज की बात करेंगे? लेंस की। इसमें केवल लेंस से रिलेटेड होगा सब कुछ। लेंस करेंगे पूरा। लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, लेंस में वस्तु कहाँ रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ रखें तो कहाँ बनेगा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ये भी सब करेंगे। हमारी आंख में लेंस किस तरह से काम करता है, आंख के दोष कैसे होते हैं, तो ये थर्ड पार्ट कर लेंगे। बस आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। अब इसमें जो भी समस्याएं जिसको हो रही हैं वो बात कर लीजिए, किस किस को समस्याएं हैं वो क्लियर कर लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कला क्या होती है, कला क्या होती है। तो कला का मतलब यही है कि जब तरंग चलती है तो तरंग एक तो अनाप शनाप चल रही है तरंग, और एक निश्चित क्रम में चल रही है। जो क्रम एक का है वही क्रम दूसरी तरंग का है। तो हम कह देते हैं समान कला में, समान कला में है, यानी समान डायरेक्शन है। इनका लगभग वेग भी समान ही है, लगभग इनकी बहुत सारी चीजें इनकी सिमिलर है, तो वो कह देते हैं समान कला। और एक स्रोत भी होते हैं संबद्ध स्रोत। संबद्ध स्रोत का मतलब हो गया कि स्रोत ज्यादा दूर दूर नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा दूर ना हो,
एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, वो पास पास ही होने चाहिए। जैसे कि दो स्पीकर एक हॉल में रखे हैं तो ये शब्द स्रोत हो गए, यानी चल एक ही चीज से रहे हैं दोनों की तरफ, दोनों में आवाज भी सेम आ रही है, यानी दो स्पीकर बोले जा रहे हैं और वो चल एक ही चीज से रहे हैं, एक ही चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो शब्द स्रोत हो गए, वो समान कला में बोले जाएंगे दोनों। एक स्पीकर में चल रहा है कि वीडियो सॉन्ग चल रहा है, एक स्पीकर में ऑडियो सॉन्ग चल रहा है, वो किसी दूसरी मूवी का है, तो ये शब्द नहीं है, उसमें कोई और प्रोग्राम चल रहा है, उसमें कुछ और प्रोग्राम चल रहा है, तो ना तो ये समान कला में होंगे ना ही शब्द होंगे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा अपना, थोड़ा सा ये देखिए, जो बैठने का तरीका है वो थोड़ा सा सही रखिए। ये नहीं है कि किसी भी हालत में उठ के आ गए और कहीं भी ले गए, क्योंकि मोबाइल लाइव है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जाने के लिए फ्री है, लेकिन ऐसी जगह ना जाएं कि जहां किसी दूसरे के लिए ठीक ना लगे, क्योंकि इसमें ऐड तो कोई भी हो सकता है, कभी भी ऐड हो सकता है। तो एक तो कपड़े पूरे पहन के बैठिए, अपना रेडी होकर बैठिए जैसे क्लास में बैठिए। नहा धो के सुबह को, सुबह सुबह इसलिए लिया है ताकि आप एकदम से सुबह ही सुबह फ्रेश हो गए, रेडी हो गए, अपने आप को रेडी कर लिया, तो एकदम रेडी होकर के बैठिए, अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। लोकेशन बढ़िया रखिए, कहीं भी गलत जगह पर मत जाइए, और ये जो साइड की साउंड आ रही है कोशिश कीजिए ना आए। थोड़ा सा कह दीजिए घर में कि भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी लाइफ की बात है, मैं अपने भविष्य की चिंता कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए मेरी क्या भविष्य की चिंता नहीं है, थोड़ा सा बोल दीजिए उनको। ऐसा नहीं है कॉपरेट सभी करेंगे, घर में है तो घर में छोटी मोटी आवाजें तो होती हैं, आप जैसे किसी का कुकर चल रहा है तो उसे तो कोई नहीं रोक पाएगा, वो कुकर की सीटी तो आनी आनी है, तो कुछ आवाजें आ ही जाती हैं, उनकी कोई बात नहीं, लेकिन जो रुक सकती हैं उनको रोकने की कोशिश कर लीजिए। थोड़ा दूरी बना करके बैठ लीजिए, छत पर बैठ लीजिए, गार्डन में बैठ लीजिए, जो गांव में है वो अपने खेतों में चले जाइए, सुबह सुबह खेतों में जाती है, खेतों में चले जाइए, बाग हैं बागों में चले जाइए, दिखाइए अच्छी अच्छी लोकेशन, पीछे कितनी अच्छी अच्छी लोकेशन है। अजय कुमार, अरे की सर। कहाँ थे तुम इतने दिनों से? सर घर ही थे। क्यों, क्या हो गया था? सर कुछ भी नहीं, थोड़ा काम उम था ज्यादा घर पर। अरे अब लॉकडाउन में तुम्हारा कौन सा काम चल रहा है? अरे सर इसी समय तो हो गए हैं खेतों का काम। अच्छा, हाँ, तुम्हें चिंता नहीं है अपने एनटीपीसी की? सर चिंता है जब तो आ गए। अब जो निकल गया उसे कैसे करोगे? यूट्यूब से कर लो, अब तो यूट्यूब पे आ ही रहा है सब कुछ। अरे ना सर यूट्यूब से ना करेंगे। अरे क्यों नहीं, अरे अपना यूट्यूब भी तो है, हाँ सर वो यूट्यूब देख। तो शाम को पड़ जाती है यूट्यूब पर सेम यही वीडियो, कर लो कवर जो निकल गई है क्लास से। सर पीछे की कर लेंगे, ये तो अब लाइव ही लेकर रहेंगे सुबह। अरे ये लाइव लेते रहो और पीछे का यूट्यूब से कर लो जो निकल गया। जी सर। और यूट्यूब से एक फायदा और भी है, यहाँ जैसे जल्दी में कहीं निकल गया कुछ तो दोबारा से देख लो, यूट्यूब को आगे पीछे कर करके बार बार देख लो, नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं, उन्हीं को बार बार आगे पीछे देखते रहो। सर सारी वीडियो होंगी पीछे की तो। सब टोटल वीडियो है। ठीक है सर। कौन से वाले चैनल पे मालूम है? सर नौकरी, रन एफिशिएंसी पे होंगी। नहीं नहीं उसमें नहीं है ये वीडियो, नौकरी एक जिद, सर्च करोगे नौकरी एक जिद, अरे केसीजी नो की एक सर्च करोगे तो भी आ जाएंगी वीडियो, नौकरी एक जिद से करोगे तो भी आ जाएंगी, केसीजी किरण लाइव से भी आ जाएंगी, ठीक है सर केसीजी जी। किरण लाइव डाल दो आ जाएगी, जी तो सर्च करके निकालो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक एकदम है से सर। पहुंच जाओगे। और किसी को कोई बात करनी है? उठाइए। चलिए ये प्रोग्राम इतना ही रखते हैं और 10 मिनट के गैप से फिर आपकी मैथ चालू होती है। जी सर। घर का
एक सीरीज है। इकबाल खान हाँ जी। ऐसा ये काम करना आवाज जाइए यार उधर। चल ठीक है, बाद में बात करेंगे। तो मेरे वाले क्या- नंबर पे फोन कर ले मुल्कान, हाँ? मेरे वाले नंबर पे फोन कर ले। अभी देखो। ये सुमित सुमित सैनी। साउंड आ रही है सुमित?